शुक्राना गुरुजी, शुक्राना for blessing me to share my experience with all the Sangat today. गुरुजी के साथ मैं 1998 में जुड़ा था और ये बात मेरे को ऐसे ध्यान है कि 98 की दिसंबर में मेरी सिस्टर की शादी हुई थी और उसकी शादी की परमिशन के लिए मेरे फादर गुरुजी के छोटे मंदिर में एम्पायर स्टेट गए थे ब्लेसिंग देने के लिए और मैं उनके साथ गया था, जो कि 2-3 महीने पहले की बात होगी। तो सितंबर अक्टूबर 1998 में मैं गुरुजी से जुड़ा था। लास्ट ईयर मैंने गुरुजी के साथ अपनी सिल्वर एनिवर्सरी मनाई। उन्होंने इतना ये ब्लेसिंग दे रखी थी, इतनी अकल दे रखी थी कि मैं सही जगह जुड़ा हुआ हूँ, भगवान से जुड़ा हुआ हूँ। और ये 25 इयर्स की जर्नी मैंने लास्ट ईयर कंप्लीट की। हो सकता है आप लोग कुछ सत्संग जो मैं आज शेयर करूं आपने पहले सुने हो, पर फिर भी कई नई संगत भी है तो मैं उसको हो सकता है रिपीट करूं। 99 फरवरी का महीने की बात है कि मेरे फादर जो ब्रिगेडियर है आर्मी में, डॉक्टर, अब रिटायर्ड है, वो गुरुजी के मंदिर जा रहे थे, छोटे मंदिर। गुरुजी ने उन्हें सुबह के वक्त बुलाया था और हम सबको मालूम है कि गुरुजी के वक्त उस समय भी शाम को सत्संग होते थे और केस टू केस बेसिस में गुरुजी अपने मंदिर में दूसरे समय बुलाते थे संगत को। तो जब मैं और मेरे फादर गए, गुरुजी द्वार में बैठे हुए थे, हम दोनों अंदर गए। डैडी ने पहले मत्था टेका, उसके बाद मैंने मत्था टेका और मेरे को ठीक से याद है कि गुरुजी ने पूछा, जैसे कि हम जानते हैं गुरुजी पंजाबी में बोलते थे और मैं पंजाबी नहीं बोल पाता हूँ, पर पंजाबी समझने में कोई ज्यादा अंतर नहीं क्योंकि वो हिंदी से बड़ी मिली हुई सी है, तो इतना टफ नहीं है उसको फॉलो करना। तो गुरुजी ने पंजाबी में डैडी से पूछा, ए मुंडा, तो डैडी ने बोला कि गुरुजी ये मेरा बेटा है। और नेक्स्ट सेंटेंस गुरुजी का था, ब्रिगेडियर वैश द सन इन लॉ। तो मैं सरप्राइज हो गया कि ब्रिगेडियर वैश सन इन लॉ, तो वो तो मेरे फादर इन लॉ है ब्रिगेडियर वैश, वो तो ठीक कह रहे हैं, पर गुरुजी को कैसे मालूम कि मेरे फादर इन लॉ का नाम ब्रिगेडियर वैश है। तो मैं थोड़ा सरप्राइज हो गया, पर मैंने सोचा कि हो सकता है कुछ हो, कंफ्यूज था उस वक्त कि पता नहीं उन्हें कैसे मालूम है, क्योंकि मेरे फादर इन लॉ तो कभी आए नहीं गुरुजी के पास, तो कैसे उनको ये मालूम है। पर उस वक्त वो कंफ्यूजन में वो बात को भूल गया था। पर जब मैंने देखा कि कितनी संगत उस समय की ऐसी थी जिन्होंने अपना शेयर किया है एक्सपीरियंस कि गुरुजी उनके बारे में उनके मत्था टेकने पे पहले विजिट में ही उन्हें बता देते थे कि कौन हो। तो जब मैंने अपना सोचा तो मैंने कहा, अरे ये तो बहुत कॉमन चीज है जो संगत जो एक्सपीरियंस कर रही थी कि उनको पहले ही गुरुजी को उनके बारे में मालूम था। खैर, डैडी डॉक्टर हैं और उनके स्किन की प्रॉब्लम थी जो कि 10 साल से चली आ रही थी और 10 साल में मिनिमम 10 महीने वो सफर करते थे। वो विंटर्स के दिसंबर जनवरी या 2 महीने जो ऐसे एकदम ठंडे वाले महीने होते थे जब सन कम होता था, तब उनको कहीं थोड़ी सी रिलीफ मिलती थी, नहीं तो धूप में तो उनके स्किन में पूरे रैशेस निकल आते थे और आर्मी यूनिफॉर्म में वो बड़ा चुभता था। तो उन्होंने एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदी सब तरीके की ट्रीटमेंट करवाई, कुछ फर्क नहीं पड़ा। तो गुरुजी को बताया कि गुरुजी ये मेरे स्किन की प्रॉब्लम है
तो गुरुजी ने कहा कि अगली बार जब आओ तो एक लोटा लेके आना, कॉपर का। तो ठीक है, अगले विजिट में हो सकता है 1 महीने बाद हम गए हो, मार्च में, एक लोटे के साथ। तो गुरुजी ने बोला उसमें पानी भर के आपने रखना है बेड साइड टेबल में रात में, और सुबह जब उठोगे तो उसका आधा पानी पी लेना है, और आधा पानी उसको अपने नहाते वक्त इस्तेमाल करना है। तो बाल्टी में डाल देना, जैसे कि वो नहा लो। उस समय शावर के दिन नहीं थे, मैं 99 की बात कर रहा हूँ। तो उसको नहाते वक्त अपने ऊपर बॉडी में डालना है। तो डैडी ने ये ट्रीटमेंट हो सकता है अप्रैल से शुरू कर दिया, अप्रैल 1999। अब मैंने भी मैं तो उनके साथ जा ही रहा था, आ रहा था, तो मेरे को तो मालूम था ये कर रहे हैं, और मैं इंजीनियर हूँ। तो मैंने कहा कि ये लॉजिकली ये पानी से ट्रीटमेंट, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन था, पर मैंने कहा ठीक है चलो भाई, व्हेन यू आर विद कोई डिवाइन पावर तो आप अपना दिमाग नहीं लगाते हो, क्योंकि वो डिवाइन पावर कर रहे हैं आपके लिए जो कर रहे हैं। पर मैं फिर भी मैं उसको गौर से देख रहा था कि वो ट्रीटमेंट गुरुजी वाला कैसे चल रहा है। मई जून महीने आए और हमें मालूम है दिल्ली एनसीआर में गर्मी खूब होती है, और हमें ये भी मालूम है उस वक्त पोलन ग्रेन के कारण जो है एलर्जी और बढ़ जाती है। तो डैडी के रैशेज मई जून में खूब बढ़ गए। अच्छा, मैं देख रहा कि भाई डैडी ने अपना ट्रीटमेंट शुरू कर दिया है, और यहाँ पे रैशेस कम होने के बजाय बढ़ते जा रहे हैं। जुलाई अगस्त, अगर मैं स्ट्रेच भी करूं, उस साल के 99 दिसंबर तक उनकी वो बीमारी 5% भी नहीं रही थी, मतलब मोर और लेस खत्म हो गई थी। हो सकता है उससे बहुत पहले ही, मतलब मैं ये स्ट्रेच कर रहा हूं कि दिसंबर, हो सकता है सितंबर अक्टूबर तक ही खत्म हो गई है। और वो जो स्किन एंड ऑइंटमेंट लगाते थे, मेडिसिन लेते थे, सब खत्म। और आज हम बैठे हुए हैं अप्रैल 2024 में, जो कि कम से कम 24-25 साल पुरानी बात हो गई है। वो बीमारी जो 10 साल से डैडी झेल रहे थे, वो आज उस बीमारी के बारे में डैडी को तो मतलब कभी याद करना पड़ता है, हाँ मैं उस बीमारी से भी गुजर चुका हूँ, क्योंकि इतने साल उनको उसने परेशान की थी। तो जब मेरे फादर का ट्रीटमेंट ऐसे हो गया था, तो मेरे को ये तो कंफर्म हो गया था कि मैं किसी डिवाइन पावर के साथ बैठा हूं। वो भगवान है ये तो नहीं मालूम था। अगर ये मालूम होता तो मैं हो तो फिर हर रोज ही वहीं पे बैठा रहता। मैं कभी वहां से हिलता ही नहीं, क्योंकि हम सभी की अंदर से तमन्ना ये रहती है कि भाई भगवान के साथ जुड़ो, भगवान के साथ चिपके रहो। अपने जितने भी क्लींजिंग करनी है, अपना गलत कर्म हुए सबको साफ कर दो, क्लीन स्लेट कर दो, अच्छे बन जाओ, एकदम क्लीन बन जाओ। सबकी इच्छा यही रहती है। तो अगर मालूम होता तो वो होते, मालूम होता तो और भी संगत आती थी, चले जाती थी, कुछ समय बाद आती थी, मतलब किसी को भी नहीं मालूम था अगर हम भगवान जी के साथ बैठे हुए। खैर, ये तो पता चल गया था कि सबको कि भाई डिवाइन पावर है। इस बात में डाउट नहीं था संगत को उस जमाने में कि हम सब डिवाइन पावर के साथ बैठे हुए। अब धीरे धीरे करके डैड 2001 तक गए। उसके बाद अगर मैं दिमाग लगाऊं, सन 2000 में डैडी रिटायर हो गए और हम लोग नोएडा शिफ्ट कर गए। नोएडा से छोटा मंदिर जाने के लिए अब डैडी थोड़े से बोले कि अब मैं थोड़ा बॉडी फिजिकली इतना वो नहीं हो, तो मैं थोड़ा कम जाऊंगा ये वो। तो मैं जाते रहा। मैं कभी कभी मेरी इच्छा होती थी कि डैडी साथ में चले मेरे, क्योंकि डैडी का और गुरुजी का एक स्पेशल कनेक्शन था। और वो स्पेशल कनेक्शन जो उन दोनों का था वो सिर्फ मेरे को मालूम था, घर में भी किसी को नहीं मालूम था, और बाहर की संगत को तो नहीं मालूम था, वो तो स्वाभाविक है। पर
अगर किसी को मालूम था घर में भी, तो वो सिर्फ मेरे को मालूम था। तो मेरी हर समय ये तमन्ना रहती थी, अगर डैडी जाएंगे तो गुरुजी उन पे नजर मारेंगे, उन पे नजर मारेंगे और उनको ब्लेसिंग देंगे, तो गुरुजी मेरे पे भी नजर पड़ेगी, मेरे को भी ब्लेसिंग मिल जाएगी। तो ये अंदर से मेरे को एक वो अंदर वो इच्छा होती थी। पर हम सबको मालूम है कोई मीडियम नहीं है, आपका तो गुरुजी से डायरेक्ट कनेक्शन है, पर एक ह्यूमन माइंड तो ऐसी रिएक्ट करता है, तो वो रिएक्शन मेरे में भी होता। तो 2001 मैक्सिमम 2002 तक डैडी गए होंगे गुरुजी के पास, एम्पायर स्टेट। और कभी कभी मैं जब पूछता था, वो बोलते थे मैं बताऊंगा, और वो नहीं आते थे। 2003, 4, 5 होते गया। एक दिन डैडी ने मेरे को बोला कि आज जब मैं सुबह पूजा कर रहा था मंदिर में, तो गुरुजी ने उस जमाने में एक छोटा स्वरूप देते थे। 2 इंच, ये पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जो होती है हम लोग की, उस उतने साइज की गुरुजी के स्वरूप होते थे, जो प्लास्टिक में लेमिनेटेड होते थे। और सेवादार वगैरह भी सब अपने वो, उसमें एक हुक होता था, क्लिप, तो पॉकेट में लगाते थे। आज भी उस टाइप के जो स्वरूप जो गुरुजी ने ब्लेस किए हैं, मेरे पास उनकी कलेक्शन है। तो वो खजाना मैंने आज भी, वो बड़े स्वरूप जिसमें पीछे गुरुजी के साइन हैं, उनमें ब्लेसिंग्स लिखी हैं, लॉकेट्स हैं। गुरुजी ने अकल दे रखी थी कि ये सब जो वो ब्लेसिंग देते थे, मैं उठा के आके संभाल के रखता था। और आज वो खजाना बन गया, नहीं मालूम था कि ये खजाना इतना प्रीशियस है। खैर, तो उस टाइप का एक स्वरूप जो डैडी को दिया था गुरुजी ने, तो वो डैडी ने मंदिर में रखा हुआ था। तो बोले कि डैडी ने बोला कि वो जो गुरुजी का स्वरूप है, आज वो मंदिर में खूब चमक रहा है। मतलब जैसे कि तारा चमक रहा होता है ना, तो ऐसे, मतलब डैडी की आंखों से ऐसी, जब वो बता रहे थे मेरे को, तो मेरे को लगा जैसे कि उनकी आई बॉल पॉप आउट कर रही है, मतलब खुशी की चहक थी। और उन्होंने सालों बाद इच्छा प्रकट की कि भाई मंदिर चलते हैं। मैंने कहा अरे मैं तो बहुत खुश हो गया कि भाई आज तो चलो डैड चल रहे हैं, मजा आ गया। तो मैंने कहा कि ठीक है डैड, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ये 4 दिन होते हैं, तो हम इस वीकेंड चलेंगे। तो हो सकता है सैटरडे या संडे वाले उस वीकेंड में हम छोटे मंदिर गए, गुरुजी के मत्था टेका, और मत्था टेक के हम लोग ने ब्लेसिंग लेके वापस घर आ गए। मेरे को बड़ा अच्छा लगा कि भाई आज तो डैड भी आए हैं, और गुरुजी उनका तो है ही, तो इसी बहाने गुरुजी ने मेरे को भी हो सकता है कुछ स्पेशल ब्लेसिंग दे दी हो। संगत जी, उसके 4-5 दिन बाद गुरुजी ने महासमाधि अटेंड। दैट मीन्स हम जो गए थे, हम 26-27 मई वाले वीकेंड में गए थे 2007 के, और 31 मई 2007 को गुरुजी ने चोला छोड़ा। तो उसके चोला छोड़ने के एक हफ्ते पहले जब मेरे पिताजी ने ऐसी इच्छा प्रकट की है और वो गए हैं, इसका मतलब गुरुजी ने उन्हें बुलाया था। तभी, मतलब सालों के बाद ये कह सकते हैं भाई आप तो जाते रहते थे, उस वीकेंड भी चले गए, तो भाई कौन सा स्पेशल हो गया। तो मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, मैं अपने फादर की बात कर रहा हूं कि जो सालों नहीं गए, उस वीकेंड उन्होंने इच्छा प्रकट की कि भाई उनको स्वरूप चमकता हुआ लगा और वो आए। अगर वो वीकेंड नहीं गए होते तो फिर तो गुरुजी ने तो चोला छोड़ ही दिया था। तो वो ब्लेसिंग जो एक फेस टू फेस ब्लेसिंग वाली है, ब्लेसिंग तो हर समय है, पर वो वाली ब्लेसिंग मिस कर जाते, नहीं होती। तो आज भी जो संगत यहाँ पे आई हुई है, मेरा ये सोच है, मेरा ये एक्सपीरियंस है कि जो संगत जिस सत्संग में जाती है, उस सत्संग में गुरुजी ने उन्हें बुलाया होता है, तभी वो वहां पहुंच पाते हैं। नहीं तो कोई ना कोई कष्ट पैदा हो जाता है और आप सत्संग में नहीं जा पाते, या गुरुजी का ऑर्डर अभी नहीं आया होता है, आप नहीं जा पाते। तो गुरुजी का ऑर्डर होगा तो आप पहुंच जाएंगे। गुरुजी का ऑर्डर अभी है कि अभी रुक के आओ, तो रुक के आओ। तो आज भी जो संगत इस सत्संग को अटेंड कर रही है, ये गुरुजी के ही ऑर्डर से अटेंड कर रही है। ये मेरा एक्सपीरियंस है जो मैंने अपने फादर का बताया कि सालों तक नहीं गए
और उस दिन गुरुजी ने अपने कुछ ऐसा किया कि उनकी इच्छा हुई और वो आए। तो ये सब गुरुजी की देन है, उनकी ब्लेसिंग। अब मैंने डैडी के हेल्थ का एक्सपीरियंस बताया जब गुरुजी चोले में थे। अब मैं एक और एक्सपीरियंस बताऊंगा जब गुरुजी जब चोले में नहीं थे उसका। मैं सन 2016 में दुबई चले गया इंडिया से, और मैं दुबई में रह रहा था। मेरा हर महीने एक ट्रिप इंडिया का लगता था। मैं फ्राइडे सैटरडे संडे ऐसे 3 दिन का बना देता था। वहां पे दुबई में फ्राइडे सैटरडे छुट्टी होती थी, अब चेंज हो गया है। और मैं संडे की एक छुट्टी ले देता था हर महीने में, और 3 दिन का वीकेंड बना के इंडिया आता था। तो एक वीकेंड 2019 की बात है कि मैं वीकेंड में इंडिया आया। तो सुबह फ्लाइट में पहुंचता था, घर पहुंचा, थोड़ा आराम किया, उठा तो मैंने पूछा कि फादर कहाँ है, तो पता चला फादर नहीं है, फादर आर्मी हॉस्पिटल गए हुए हैं। तो दोपहर में जब ड्राइवर आया, मैंने उससे पूछा भाई क्या हो गया डैडी को, तो बोले कि वो साहब का डेंटल प्रॉब्लम था इसलिए आर्मी हॉस्पिटल गए थे। तो फिर मैं डैडी जब आए तो मैंने उनसे पूछा क्या हो गया डैड, तो उन्होंने बताया ये डेंटल प्रॉब्लम था और मेरे को ना थोड़ा सा आंखों में विजिबिलिटी का प्रॉब्लम है। अब मेरे को आंखों में स्ट्रेन पड़ रहा है देखने में। तो मैंने कहा फिर क्या हुआ, तो उन्होंने कहा कि उसका थोड़ा सा वो ट्रीटमेंट अब शुरू किया है, आज ही दिखाया है। तो मैंने कहा ठीक है। शाम होते होते 7-8 बजे तक डैडी की विजिबिलिटी और डाउन हो गई, और उन्होंने कहा कि भाई मेरे को ठीक से दिख नहीं रहा है, मेरी विजिबिलिटी अब 5-6 फीट तक रह गई है, मेरे को प्रॉब्लम हो रही है। अब वो 80 साल के आसपास के तब टच कर रहे थे 2019 में। तो उन्होंने बोला कि भाई अब क्या किया जाए। तो फिर मैंने कहा कि ठीक है डैड, हम लोग ने सबने फोन घुमा, पहले उन्होंने वो ब्रिगेडियर जो उनको ट्रीट कर रहे थे उनको फोन किया, तो उसने कहा सर ऐसा है कि आज सैटरडे संडे तो बंद है, आप मंडे को आ जाना, मैं आपको आउट ऑफ टर्न फर्स्ट आपका अपॉइंटमेंट आपको दे दूं। तो डैड ने कहा ठीक है। पर अब डैड से रहा नहीं जा रहा था, भाई मेरे को तो इमीडिएटली दिखाना है किसी को। तो हम सब जैसे फोन करते हैं यहाँ वहाँ, कोई सब अपने फ्रेंड रिलेटिव से कुछ बनाते हैं कि कनेक्शन बन जाए, कोई डॉक्टर मिल जाए ढंग का। तो मेरे को भी मिल गए। तो मैं वो डॉक्टर, बड़ी फेमस एनसीआर में एक आई स्पेशलिटी की एक चेन है, तो उसमें एक डॉक्टर मिल गए। तो वो उस लेडी डॉक्टर के पास हमने अपॉइंटमेंट लेके डैडी को नेक्स्ट डे सैटरडे को ले गए उनको दिखाने के। तो उस लेडी डॉक्टर ने कहा, पूरा स्कैन वैन किया, उसके बाद सब चेक करके ये बोला कि भाई अंकल की आईज में थोड़ा सा एक गैप है, और वो गैप को प्लग करने के लिए प्रोसीजर करना पड़ेगा और वो ठीक हो जाएगा, कोई वो नहीं है प्रॉब्लम। तो अब जहां पे आपकी एज 80 हो और आपका आंख में कोई प्रोसीजर कर रहा हो, तो घबराहट तो होती है। तो डैड को भी घबराहट होने लग गई कि भाई अब ये प्रोसीजर है, वो तो खुद ही डॉक्टर है, उन्हें तो सब समझ में आता है, वो कहना इजी है पर वो प्रोसीजर इज प्रोसीजर। तो डैड वापस घर आए, वो घबराए हुए थे। तो मैंने कहा डैड देखो, आपके सिरहाने से सामने वो गुरुजी का स्वरूप है जो अपने हाथ से उन्हें दे रखा है। आप तो गुरुजी की ब्लेसिंग है, आपको आपको क्यों इधर उधर चिंता करने की जरूरत है। आप गुरुजी के स्वरूप को देखो और मंत्र जाप करो, सिंपल फॉर्मूला। और जो होना है वो तो गुरुजी करेंगे। वो अगर प्रोसीजर करना है तो प्रोसीजर करके वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे, उसमें क्या है। पर कहना आसान है और उसको फॉलो करना टफ है। मैं भी कितनी समय टाइम मेरे को भी अपनी लाइफ में ऊपर नीचे हुआ है, और मैं भी प्रेशर में आया हूँ। मैं भी उनका नाम लेता हूँ, पर फिर भी दिमाग तो सब जगह चलता है और उसको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है। नेगेटिव थॉट्स, ये वो दुनिया भर की चीजें आती हैं जो डैड को बोलना आसान है दूसरे को, पर खुद पे जब आती है तो आप खुद भी नहीं कर पाते हो। एटलीस्ट मेरे को, मैं तो बड़ा टफ। ये बात और है कि अब इतने सालों में इतना एक्सपीरियंस हो गया है कि अब मेरे को इतना प्रेशर नहीं आता जो एक जमाने में आता था। काफी इंप्रूव हो गया है। अब मैं अपने आप को कंट्रोल कर लेता हूँ, बैलेंस कर लेता हूँ, क्योंकि मैंने देख लिया है, इतने एक्सपीरियंसेस हो गए अपनी लाइफ के कि भाई अब
गुरुजी का कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई चिंता करने की बात नहीं है। चिंता दिमाग में आती है फिर भी कंट्रोल कर लेते हैं। खैर, डैडी को बताया, डैडी ने बोला हाँ हाँ, पर मेरे को दिख रहा था उनको टेंशन है। मेरा छोटा भाई और छोटा बहन दोनों डॉक्टर हैं, तो उन्होंने एक और डॉक्टर का रेफरेंस दिया, आई स्पेशलिस्ट, जो एक बहुत बड़े हॉस्पिटल में है दिल्ली में। तो डैडी सेकेंड ओपिनियन के लिए उसके पास गए। तो वो डॉक्टर मेरी ब्रदर की क्लासमेट थी। तो उसने डैडी का चेक किया, स्कैन किया आईज का, और बोला अंकल ऐसा है कि आपके आईज में गैप है और इस गैप को प्लग करने के लिए प्रोसीजर करना होगा। तो जो पहले डॉक्टर ने कहा था वो ही उसने भी रिपीट किए। तो अब डैडी तो थोड़ा सा उनके शक्ल में ही दिख रही थी उनको एंजाइटी। खैर, उसने कहा कि 1 महीने बाद आना, तब तक इसको थोड़ा नॉर्मल हो जाने दीजिए और फिर हम प्रोसीजर कर देंगे। एक सॉल्यूशन से आप उसको अभी नॉर्मल करने दीजिए, एंड इट्स प्रोसीजर, विल डू इट। 1 महीने बाद डैड गए, तो डॉक्टर ने एक रिपीट स्कैन किया बिफोर अंडरटेकिंग द प्रोसीजर। रिपीट स्कैन में आया कि वो जो गैप था वो आधा रह गया। अरे अंकल, थोड़ा सरप्राइजिंग है कि आपका वो जो गैप था वो तो हाफ रह गया है पहले से। तो ऐसा करते हैं, 1 महीने और देखते हैं क्या होता है। तो डैड फिर 1 महीने बाद फिर डैड गए उसके पास। उसने रिपीट किया प्रोसीजर। उसने देखा अंकल इसमें तो अब 10% रह गया है, अब तो ऑपरेशन की जरूरत ही नहीं है। She said, in lakhs I have not seen this kind of self healing. लाखों में मैंने ऐसा नहीं देखा है जो आपकी उम्र में, जो 80 के पास के हैं, सेल्फ हीलिंग, अपने आप ठीक हो रही है चीजें, ये मैंने लाखों में नहीं देखा। पर संगत, आप लोगों को और मेरे को मालूम है ये सब चीजें पॉसिबल हैं जहां गुरुजी की ब्लेसिंग है। तो मैंने आपको 2 एक्सपीरियंसेस शेयर किए। एक, गुरुजी ने जब चोले में थे तब उन्होंने मेरे फादर का कैसे ट्रीटमेंट किया। दूसरा एक्सपीरियंस, जब उन्होंने चोला छोड़ दिया तब उनका क्या एक्सपीरियंस। दोनों वक्त सेम पर्सन, सेम गुरुजी, एंड द मिरेकल्स हैपन। तो चाहे वो चोले में थे या नहीं थे, ब्लेसिंग्स उनकी कंटिन्यू हो रही। ये बात और है कि जब 2007 की 31 मई को जब उन्होंने चोला छोड़ा था, मैं भी बड़े मंदिर में था। मैं भी उस दिन नर्वस था, एंजाइटी थी कि अरे गुरुजी ने चोला छोड़ दिया, अब क्या होगा। बड़ा मंदिर तब पूरा कंस्ट्रक्ट नहीं हुआ था, पार्शियल था। अब मंदिर कौन चलाएगा, गुरुजी तो है नहीं, अब कैसे होगा चीजें। मतलब देयर वाज सो मच ऑफ एंजाइटी। सब लोग कंफ्यूज, जितनी संगत वहां पे थी सब कंफ्यूज थी कि अब क्या, अब क्या, अब क्या। आज वही 31 मई और अभी 1.5 महीने बाद आ रहा है, और उस बात को 17 साल हो रहे। कहाँ वो संगत 500 1000 की होती थी, और आज कितनी है संगत, एक एक शहरों में हजारों में, और कितने हजारों शहर में गुरुजी का वो स्प्रेड हो गया है। तो मैं सबसे यही कहना चाहूंगा, चाहे वो चोले में थे या चोले में नहीं, इट डज नॉट मैटर। वो ब्लेसिंग तब भी दे रहे थे और आज भी दे रहे हैं। और मैं खुद जब वो चोले में थे, मैंने वो भी एक सत्संग शेयर किया है, और मैंने ज्यादा दूर नहीं, 2018-19, ये 19 की बात है जो मैं शेयर कर रहा हूं, तब भी हुआ। तो गुरुजी इज ऑलवेज विद अस, ही हैज नेवर गॉन अवे। वो पहले फिजिकल फॉर्म में थे, अब हमें वो डिफरेंट फॉर्म्स में आते हैं, ब्लेसिंग देते हैं। कईयों ने अपने सत्संग शेयर किए हैं और आपने भी वो सुने हो। मेरी हर समय इच्छा रहती थी, मेरी ब्लेसिंग्स तो इन 25 सालों में, चाहे वो कैरियर की है, चाहे वो फैमिली की है, चाहे वो किस हेल्थ की है, किसी पैरामीटर पे आप नाम ले लीजिए, गुरुजी ने ब्लेस दिया है। मेरे को अभी भी याद है कि जब 2016 की बात है, मेरे अंदर हर समय ये इच्छा रहती थी। हम लोग कहते हैं मंगो नहीं मन्नो।
वो पंजाबी में, जिसमें कहते हैं प्लीज डोंट आस्क, आप उनको मानिए, आप मांगिए नहीं। तो मैं तो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हूँ, तो मेरे भी दिमाग में ये होती थी, एक विश लिस्ट होती थी कि ये मिल जाए, ये मिल जाए, ऐसे हो जाए, वैसे हो जाए। वो मतलब कि वो विश लिस्ट मेरी भी थी, मैं भी वो विश लिस्ट वाला आदमी था कि ये चीजें ऐसे ऐसे हो जाए, और गुरुजी के पास जाके वो विश लिस्ट के साथ करता था। तो विश लिस्ट में एक चीज रह गई थी 2016 तक, तब तक सब गुरुजी ने पूरी वो विश लिस्ट खत्म कर दी थी। बस एक चीज रह गई थी कि भाई मेरे को कभी ना फॉरेन नहीं भेजा गुरुजी, मतलब फॉरेन इन द सेंस कि मैंने कभी फॉरेन में काम नहीं किया। मैं 2016 तक मैंने 20-25 कंट्रीज तो घूम दिए थे, पर मैं कभी किसी देश में जाके मैंने नौकरी नहीं की। तो हम सब की इच्छा होती है कि यार कोई फॉरेन में जाके भी चाहे 1-2 साल रह के आए, कि कैसा होता है कि एक्सपीरियंस सबको अंदर से, एटलीस्ट मेरे को तो ये इच्छा अंदर से आती थी। ये बात और है कि मेरे को फॉरेन में परमानेंट जाने की इच्छा नहीं होती थी, पर कुछ समय एक एक्सपीरियंस करने की इच्छा होती थी। तो 2016 में वो विश लिस्ट में वो थी, पर मैं उसके लिए कोई मेहनत नहीं कर रहा, ना कोई हेड हंटर को ढूंढ रहा, ना कोई नौकरी के लिए अप्लाई कर रहा, ना कुछ कर रहा, पर इच्छा है। तो 2016 में जब मैं जिस कंपनी में काम कर रहा था, तो उस कंपनी के बॉस ने मेरे को जनवरी के महीने में, वहां पे दिसंबर 31 दिसंबर को ईयर एंड होता है, तो 31 दिसंबर के ईयर एंड के बाद जब वो साइकिल होता है कि भाई आपने कैसा परफॉर्म किया है, तो उसने कहा कि, मेरे को बोला कि आपने अच्छा परफॉर्म किया है, मैं आपको डबल डिजिट इंक्रीमेंट दे रहा हूँ। बोनस लोगों को 100, जो उनकी वो होती है बोनस, वो 100% ही नहीं लोगों को मिलती है, मेरे को 130% बोनस दिया उसने। और इससे भी सबसे बड़ी बात होती है स्टॉक ऑप्शन से शेयर्स देना, तो उसने शेयर्स दिया। शेयर से तो आपकी तनख्वाह 1.5 गुना से 2 गुना बढ़ जाती, तो उसने शेयर्स भी दिए। मैंने कहा कि अरे ये तो मजा आ गया, गुरुजी ने तो एकदम सेट कर दिया है। ये कंपनी मेरे घर से आप 15-20 मिनट दूर है, और मैं यहाँ पे ऐसे कंपनी मिली है जहाँ पे इतना वो एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज करते हैं, आपने एक अपना नाम कमा लिया इस कंपनी में। मैंने कहा ये रिटायरमेंट कंपनी है, मैं यहीं से रिटायर हूँ। ये बात होगी 10-15 जनवरी तक की। 25 जनवरी के आसपास पता नहीं क्या हुआ, वो बॉस ने ना मेरे को थोड़ा सा सबके सामने डांट डपट लगा दी। वो सबके सामने मीन्स बाहर के लोग बैठे हुए थे उनके सामने। तो मैंने कहा यार घर की बात है, अगर कुछ मैंने वैसे कुछ ऐसा कहा ही नहीं था जो उसको डांट लगाने की जरूरत थी, जो मेरे को लगता है, हो सकता है मैंने कुछ गलत किया हो, कुछ गलत बोल दिया हो, पर 1 to 1 कह सकते थे, सबके सामने कहने की क्या जरूरत थी। पर मैं चुपचाप घर आया, मेरी वाइफ ने मेरे को ठंडा किया कि नहीं डोंट वरी, हो जाता है। पर थोड़ा सा मैं फौजी आदमी हूँ, तो थोड़ा सा मतलब कि अपसेट हो गया था। उसके एक हफ्ते बाद फिर एक मीटिंग थी जिसमें जूनियर्स और पार्टनर्स सब लोग थे, 25-30 लोग थे। उन 25-30 के सामने फिर से मेरे बॉस ने एक बहुत झाड़ दी। तो मैंने कहा भैया ये क्या हो गया, 10 दिन के अंदर 2 बार हो गया। अभी तक तो मैं 15 दिन पहले कह रहा था यहीं से मैं रिटायर करूंगा, अभी तो 2 बार बैक टू बैक मेरी इतनी वो हो गई है, मतलब कि डांट पड़ गई है, थोड़ा सा ह्यूमिलिएटेड फील कर रहा हूँ, और अंदर से दिमाग बहुत ही परेशान कि मतलब समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। जब इस सिचुएशन में था, उस समय एक हेड हंटर ने आके फोन किया कि भाई ऐसा ऐसा एक दुबई में एक अपॉर्चुनिटी है, जॉब अपॉर्चुनिटी, आप ट्राई करेंगे। मैं कहा हाँ, उस वक्त तो दिमाग थोड़ा सा वैसे ही वो डिस्टर्ब था, तो मैंने कहा हाँ करेंगे। और उन्होंने इंटरव्यू लिया, बोला कि आ जाइए साहब आप दुबई फाइनल इंटरव्यू के लिए। मैं दुबई गया, फाइनल इंटरव्यू दिया, और उन्होंने 1 महीने के अंदर मेरे को ऑफर लेटर दे। मैं तो ताजुब कर गया कि भाई ये क्या हुआ कि एक हफ्ते के अंदर उन्होंने ऑफर लेटर भी दे दिया। तो मैंने यहाँ पे रिजाइन किया और मैं दुबई चले गया। अब आप संगत सोचिए
कि मैं ऐसी जगह बैठा हुआ था जहां से मेरा घर से वो कंपनी 20 मिनट दूर, और मैं सोच रहा यहां से रिटायर करने जा रहा हूं, और ऐसा उछल पुछल हुआ कि मैं खटखट दुबई पहुंच गया। और फिर दुबई में एक जॉब नहीं, दो जॉब, 6 साल से ज्यादा रह के आया। जहां मैंने 2-3 साल का सोचा हुआ था, वहां 6 साल दुबई में गुरुजी ने नौकरी कराई। तो मैंने और उनकी ब्लेसिंग से मैं दुनिया की सब टॉप कंपनीज में काम कर चुका हूं। चाहे वो आईबीएम है जो कंसल्टिंग में आईटी की टॉप कंपनी में, डिलॉयट जो कि फाइनेंस की कंपनी कंसल्टिंग में टॉप में, फिडेलिटी जो फाइनेंस की जॉइंट है, एयरटेल टेलीकॉम जॉइंट है, सब दुबई में भी लैंडमार्क ग्रुप, जेम्स, ये सब टॉप कंपनियां हैं। मैंने सब टॉप कंपनीज में जो कि हजारों करोड़ वाली कंपनियां हैं, सब उनमें काम किया है, और एक दो नहीं 8-9 कंपनियों में काम कर चुका वो। और ये सब पूरी गुरुजी की ब्लेसिंग से सोचता हूँ, फट से वो हो जाता है और वो जर्नी शुरू हो जाती है। और परेशानी होती है उन नौकरियों में, वो हाथ पकड़ के वहां से निकाल के दूसरी में डाल देते हैं। मतलब ऐसी सिचुएशन से ऐसे निकाल देते हैं कि आपको पता ही नहीं चला। ये बात और है कि जब वो सिचुएशन में होते हैं उस कंपनी में, जैसे मैंने बताया कि मेरे को भी थोड़ा सा दिमाग में टेंशन और ये वो होता है, पर फिर मैं अंदर से एक ये होती है कि भाई गुरुजी कर देंगे, गुरुजी कर देंगे। एक उस टाइप की एक कन्विक्शन होती है जो आपको उस जर्नी में आपका हाथ पकड़ के आपको उस पार ले जाती। तो मैंने आपको बताया कि कैसे हेल्थ रिलेटेड मेरे फादर का, क्योंकि एज के साथ अगर आप 60+, 70+ हैं तो एज बिकम्स योर प्रियोरिटी। एज आप हेल्दी हो तो आपकी लाइफ सक्सेसफुल है 60-70 के बाद, क्योंकि आप नौकरी तो कर नहीं सकते। तो उस वक्त तो अगर हेल्थ इज वेल्थ, अगर आप हेल्दी हो तो वेल्दी हो। तो फादर के प्रियोरिटी वो थी, तो कैसे हेल्थ में गुरुजी ने ब्लेसिंग। मैं क्योंकि अभी मैं सर्विंग एज में हूं, तो हम लोग भाई नौकरी के बारे में सोचते हैं और फैमिली के बारे में सोचते हैं, तो उसमें वो कैसे वो आपका हैंड होल्डिंग करते हैं, मैंने वो भी बता दिया। अगर मैं जाते जाऊं तो आप जिस एलिमेंट के बोलेंगे उस एलिमेंट का सत्संग मैं शेयर कर सकता हूं, क्योंकि 25 साल का जो तजुर्बा है गुरुजी के साथ जुड़ने का, उसमें जो एक इंसान के ऊंच नीच आते हैं, मैं भी उस और ऊंच नीच के दौर से गुजरा हूंगा। हो सकता है कुछ सिनेरियोज नहीं हुए हो, पर 25 साल के तजुर्बे में मैं काफी ऊंच नीच से गुजरा हूं, चाहे वो जॉब रिलेटेड है, चाहे वो हेल्थ रिलेटेड है, चाहे वो फैमिली रिलेटेड है, चाहे वो XYZ। और सब में कहीं ना कहीं समय के साथ परेशानी आई, आप उस परेशानी में डूब गए, और फिर आपको गुरुजी ने हाथ पकड़ के उससे बाहर निकाला। और फिर आपने देखा अरे वो तो परेशानी आई थी, उसने परेशान किया, पर वो बड़ी जल्दी ही खत्म हो गई, और यू आर बैक टू नॉर्मल, जैसे कि वो आई ही नहीं है, उसने कुछ उसका इम्पैक्ट ही नहीं हुआ है। हाँ कुछ दिन हुए थे, पर उसके बाद यू आर बैक टू नॉर्मल। तो मैं इस अपने एक्सपीरियंस से ये बता रहा हूं कि ये मैं आज भी जब मैं आपसे ये बोल रहा हूं तो सबसे पहले मैं अपने आप को सुना रहा हूं। मैं अपने आप को, क्योंकि क्या है कि जो दिमाग है, मेरा ये सोच है कि माइंड इज द वन थिंग विच वी ऑल हैव, बहुत मुश्किल होता है उसको कंट्रोल करने का। अभी मैंने आधे घंटे सत्संग किया है, इस आधे घंटे सत्संग में आप में से कितनों ने 2-4-5 मिनट भी फोकस कर पाए हो, बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि दिमाग इधर उधर जा रहा है। उसको बोलना पड़ता है कि नहीं नहीं सुनो सत्संग, नो नो सुनो उनका एक्सपीरियंस, उसके एक्सपीरियंस से हो सकता है कुछ हमें मैसेज मिल रहा हो। तो गुरुजी कुछ कहलवाना चाह रहे हो, हर एक की कोई ना कोई परेशानियां होती है, कोई कोई ऊंच नीच होती है, कोई सब गुरुजी से कुछ समझना चाहते हैं। तो मैं अपने एक्सपीरियंस से जो मैंने अनुभव किया मैं बता रहा हूँ, हो सकता है उसमें से आप में से कुछ को मैसेज मिल रहा हो, पर वो दिमाग जो है वो इधर उधर भटक रहा है, तो उसको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो जब मैं आज भी आप सबको बता रहा हूं, मैं सबसे पहले अपने आप को रिमाइंड कर रहा हूं कि
विवेक, आपका ये एक्सपीरियंस है। विवेक, आप गुरुजी पे फोकस रखिए, क्योंकि देखो उन्होंने आपके साथ इतने सारे मिरेकल्स कर रखे हैं, तो आप अपने माइंड को इधर उधर मत जाने दीजिए, फोकस रखिए गुरुजी पे। आपका अल्टीमेटली वो ही आपकी नैया पार कराएंगे ये लाइफ की। लाइफ इज अ वेरी टफ प्रोजेक्ट। मैं कहता हूँ ये जिंदगी बहुत टफ प्रोजेक्ट है, इसको सीधे सीधे चलते रहना इज वेरी वेरी टफ। पर अगर आप गुरुजी से फोकस्ड है जो, तो अपने आप ही वो ऊपर नीचे को बैलेंस करके आपको उस क्रॉस ले जाएंगे। लास्ट में मैं ये समराइज करना चाहूंगा कि अगर कोई मेरे से कुछ पूछते हैं कि भाई हमें क्या फोकस करना चाहिए, तो मैं जो अपना एक्सपीरियंस के बेसिस में मैंने जो समझा है, जो इन 25 साल को अगर मैं चूज करके 3 मैसेजेस देना चाहूंगा। पहली बात, भगवान है, द डिवाइन पावर इज देयर। चाहे आप उन्हें गुरुजी के उसमें देखिए, चाहे एक्स देखिए, चाहे वाई देखिए, वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, डिवाइन पावर इज देयर। ये तो फिर कोई कहेगा कि भाई इसमें कौन सी बड़ी बात है, हम सब जानते हैं, पर हम सब भूल जाते हैं। अगर आप अपने आप से पूछेंगे, किसी और से पूछने की जरूरत नहीं है कि 24 घंटे में कितना समय आपको याद रहते हैं कि भाई भगवान है, भगवान है, भगवान है। ज्यादातर समय हम भूल जाते हैं कि मंदिर में जाते हैं तो ध्यान आता है, सत्संग में जाते हैं तो ध्यान आता है, उसमें भी दिमाग इधर उधर भटक रहा होता है, उसको बोलना पड़ता है मत भटको, वापस आ जाओ, यहाँ फोकस करो, यहाँ फोकस करो, तो दिमाग तो इधर उधर जा रहा है। तो 90%, 99% दिमाग इधर उधर भटक रहा होता है और उसको बोलना पड़ता है आ जाओ। और हमारा बिहेवियर टुवर्ड्स अवर पेरेंट्स, स्पाउस, बच्चे, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, ऑफिस कलीग्स, कई बार अच्छा होता है, कई बार अच्छा नहीं होता है। जबकि अगर भगवान है तो हमारा हर समय अच्छा होना चाहिए, हमें फोकस रखना चाहिए, भाई भगवान है, अगर कोई गलत कर रहा है तो हम क्यों करें, हम तो अच्छे रहेंगे। पर हम भूल जाते हैं, हम भी वो करते हैं। तो पहली बात, भगवान है, ये अपने आप को रिमाइंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है पूरे दिन में, जिससे कि हम, सेकंड पार्ट है, तो एक मैसेज है कि भगवान है। दूसरा मैसेज है, अगर भगवान है तो भाई कर्म तो अपने ठीक रखो। फिर हम हर समय शॉर्टकट लेने की कोशिश करते हैं, शॉर्टकट में क्या हो जाता है, वो कुछ ना कुछ गलत कर्म करने पड़ जाते हैं, तभी शॉर्टकट होता है। अरे यार वो वहां चले गया, हम भी तो ऐसे कर सकते हैं, उससे क्या फर्क पड़ता है, यार हमने किसी का वो तो नहीं किया, वो नहीं किया। हमारा दिमाग जानता है, हम जानते हैं कि हम वो गलत कर रहे हैं, हमें किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, हमें किसी को फॉलो करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भगवान ने ब्रेन दे रखा है, दिमाग दे रखा है, उस दिमाग में हमें आंसर मालूम है, हम जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। हमें किसी से पूछने की जरूरत नहीं, हमें किसी का ये देखने की अरे वो कर रहा है तो हम भी कर सकते हैं, नहीं। आपका दिमाग क्या कह रहा है, क्या ये सही चीज है, क्या ये गलत है। क्योंकि जो तीसरी चीज है वो है डेस्टिनी। अगर भगवान है और आपके कर्म अच्छे हैं तो डेस्टिनी अच्छी होनी ही है, और अगर भगवान है और आपके कर्म गलत हैं तो हो सकता है परेशानी उठानी पड़े। मतलब दीज आर द 3 मैसेजेस कि भगवान है, कर्म ठीक रखें, डेस्टिनी अपने आप ठीक होगी। और हो सकता है पुरानी डेस्टिनी आप क्लीन कर रहे हो तो कम से कम इस जन्म की डेस्टिनी को, जो वो कर्म को, तो का मीटर को, नेगेटिव मीटर को 0 रखो, पॉजिटिव मीटर बढ़ाते रखो, जिससे कि आपकी जिंदगी क्लींजिंग होती रहे। क्योंकि अल्टीमेटली हम सब क्यों भगवान से जुड़ना चाहते हैं कि भाई भगवान हम आपसे जुड़ के हम वो अपने आप को अच्छा महसूस करना चाहते हैं कि जितनी परेशानियां दूर हो जाएं, और परेशानियां तभी दूर होंगी जब हमारे कर्म ठीक होंगे। अगर हमारे कर्म हम गलत करते रहेंगे तो आज की परेशानी हम पहली वाली कर्म का भुगत रहे हैं, फिर आगे भी भुगतेंगे, क्योंकि हमने आज भी गलत कर दिया तो अगला अगला दिन भी भुगतेंगे, क्योंकि कर्म तो हमारे फिर भी गलत चलते जा रहे। तो ये 3 मैसेजेस हैं कि भगवान है, कर्म ठीक रखिए, डेस्टिनी अपने आप ही, वो कब ठीक होगी नहीं होगी वो गुरुजी जानते हैं, वो हमें मतलब ये सोचना कि भाई कल ही हो जानी चाहिए, वो आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि हमारा दिमाग को भी मालूम है कि भाई वो तो
भगवान को ही डिसाइड करना है वो कब होगा, क्योंकि हमें कई चीजें अपने प्रीवियस जन्म इस जन्म के नहीं मालूम है हमने क्या कर रखा। तो ये 3 मैसेजेस जो है वो मैं अपने आप को रिमाइंड करता रहता हूँ और अपने आप को कोशिश करता हूं कि मैं इन 3 चीजों को हर समय फॉलो करूं। ये 3 जो मेरे पर्सनल सीक्रेट्स हैं, मैं ये पर्सनल सीक्रेट्स आपसे शेयर कर कि ये मेरा फॉलोइंग है, क्या ये सही है गलत है कैसे है ये मेरे को नहीं मालूम, पर मैं जो अपना फॉलो कर रहा हूं मैं वो अपना एक्सपीरियंस आप सबसे शेयर कर रहा हूं। जो एक्सपीरियंसेस मैंने बताए, हेल्थ रिलेटेड, जॉब रिलेटेड, कैसे आज संगत जो आई हुई है इस सत्संग में, कैसे ये गुरुजी से कनेक्टेड होने से ही ये हुआ है, ये सब चीजें मैं अपने एक्सपीरियंसेस से बोल रहा हूँ। और सब में मैं टाइमलाइन भी दे रहा हूँ कि इस साल ऐसे हुआ, इस साल ये हुआ, 2007 31 मई को ये हुआ था, 2019 में डैडी के साथ ये हुआ था, विथ टाइमलाइन आई एम गिविंग। 2016 में कैसे मैं दुबई गया था, कैसे वो एक्सपीरियंस हुआ, कैसे मेरी अचानक अच्छी खासी जॉब से अचानक लड़क पड़क होके कैसे उसी वक्त यहाँ पे ऑफिस प्रेजेंट जॉब में लुढ़क पुढ़क हो रहा है और उसी वक्त हेड हंटर आता है, बोलता भैया चलो दुबई। और मैंने कहा यार ये तो मेरी लास्ट विश लिस्ट थी, मैंने कहा हो सकता है गुरुजी कर रहे हो, मैंने कुछ पत्थर फोड़ी नहीं किया, मैंने कहा लेट मी गो विद द फ्लो और मैं दुबई लैंड कर। तो जॉब रिलेटेड है, चाहे हेल्थ रिलेटेड है, चाहे आज सत्संग में जो लोग आए हैं, सब तरीके के एक्सपीरियंसेस मैंने अपने शेयर किए हैं और हैं तो बहुत सारे, पर आज के लिए वो एज मैंने बताया कि दिमाग इतना फोकस नहीं कर पाता है तो मैंने लिमिटेड रखा है इतने के लिए। इसके साथ मैं वंस अगेन गुरुजी को शुक्राना करना चाहूंगा। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू फॉर blessing me to do this seva of sharing satsang on this auspicious occasion of Ram Navami. Thank you very much. Jai Guruji, Shukrana Guruji.